के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत जी, यहाँ की विधायक बहन शिखा मीर बरोरा जी, शाहपुरा के विधायक भाई मनीष यादव जी, हमारे साथ आए हुए धर्मेंद्र राठौड़ साहब और गोदारा जी, जिला अध्यक्ष सेवा दल लल्लू राम जी सैनी, और जो पर्यवेक्षक आए हैं दिल्ली से अशोक क्रांतिकारी, पवन चौधरी जी, भगवान राय सैनी जी, विष्णु कुमार सैनी, कमल सिंह यादव, राजेंद्र सिंह जी, श्याम शर्मा जी, मोहन हटेला जी, श्रीमती प्रतिभा नोवाल, प्रफुल्ल विजयवर्गीय जी, कृष्णकांत जोशी जी, नानूराम यादव, गिरिराज जी और मुकेश शर्मा जी, साहिल सैनी जी, भगवान साई सैनी जी, सरपंच साहब और उपस्थित तमाम हमारे सेवा दल के भाइयों और बहनों, नौजवान साथी। सबसे पहले मैं हेम सिंह शेखावत को, तमाम सेवा दल के प्रदेश साथियों को बधाई देना चाहूँगा कि आप सबके सहयोग से जो उन्होंने प्रोग्राम दिया पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले में सेवा दल के प्रशिक्षण शिविर 3 दिवसीय लगाने का, और 25 जिले कवर कर लिए। 26वां कैंप है और आप जिस सुबह यहाँ बैठे हुए बड़ी संख्या में हैं, ये भी अपना भी संदेश है कि किस प्रकार सेवा दल संगठन दिनों दिन मजबूत हो रहा है। प्रतिबद्धता के साथ में वो समझ रहा है कि देश में दुनिया में क्या हो रहा है, और आवश्यक भी है, आवश्यक भी है। सेवा दल को हमेशा महत्व दिया गया पार्टी के अंदर। पंडित नेहरू की बात हम करते हैं और पिछले देख रहे हैं लंबे समय से किस प्रकार से सेवा दल को, चाहे इंदिरा जी के वक्त में देखा, राजीव गांधी बने थे प्राइम मिनिस्टर, तो बनते ही उन्होंने पूरे देश के अंदर दौरे किए, आदिवासियों के अंदर, सिर्फ उड़ीसा के आदिवासी हो, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, गुजरात के, राजस्थान के, डूंगरपुर बांसवाड़ा तक आए थे। और मुझे खुशी उस वक्त हुई जब उन्होंने कहा कि दौरे के बाद में जो मैं देखा वहाँ पर और जो रिपोर्ट बन रही है, उसके बाद में वहाँ की सरकारें, कि उस वक्त करीब वही सब जगह सरकारें कांग्रेस हुआ करती थी, तो उन्होंने कहा जो मैं जाके आया हूँ, मैं चाहूँगा कि उसके बाद में सेवा दल जो है वो पीएम फॉलोअप प्रोग्राम चलाए। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद में प्रधानमंत्री फॉलोअप प्रोग्राम चलाए। ये बहुत बड़ा निर्णय था उनका। पूरे देश के सेवा दल के लोगों ने देखा कि हमें इतना महत्व दिया गया है कि पीएम की विजिट के बाद में किस प्रकार से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, निर्णय लागू होते नहीं होते हैं, वो काम सेवा दल देखेगा। हमने भी उस वक्त में सूखा बनाओ सेवा दल का प्रोग्राम रखा। भयंकर सूखा पड़ा हुआ था पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी, और हमने एक एक पंचायत से एक सेवा दल कार्यकर्ता बनाए। 7 दिवसीय प्रोग्राम रखा। हरदीप जोशी जी थे चीफ मिनिस्टर, वो भी आए थे, के नेता आए, और सूखे से लड़ने के लिए सेवा दल। तीसरी बात, एनटीसी हुई जब जयपुर के अंदर, तो सोनिया गांधी जी कांग्रेस प्रेसिडेंट, और वो आपके 7 दिवसीय एनटीसी प्रोग्राम जब चल रहा था, तो आपके कैंप में आके उन्होंने नाइट होल्ड किया, मैसेज देने के लिए भी पूरे देश के अंदर कि सेवा दल की जगह मेरे दिल में क्या है। आप सोच सकते हो कि इस प्रकार से हमेशा सेवा दल को महत्व देने का प्रयास किया गया। और तो और हम लोगों को भी
राजीव गांधी जी ने मेंबर पार्लियामेंट का कैंप लगवा दिया सेवा दल का, एनटीसी का, नैनीताल के अंदर। हम लोग भी 7 दिन वहाँ रहे नैनीताल के अंदर, तमाम मेंबर पार्लियामेंट। तो हम लोग खुद ट्रेंड हुए सेवा दल के अंदर। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ था, तो मैंने यहाँ पर एमएलए का ये लगाया माउंट आबू में कैंप, गुजरात और राजस्थान के एमएलए का। हमने यहाँ विद्याश्रम स्कूल है, यहाँ पर मैंने प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और मंत्रिमंडल के जो मंत्री थे उस वक्त में, शिवचंद्र माथुर या जोशी थे मुख्यमंत्री, तो मंत्रियों का और प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों का, उनका मैंने कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा सेवा दल का। केवल कटारे जी थे, वही जोशी जी थे अध्यक्ष सेवा दल के राजस्थान में। तो ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, वो चुनौतियाँ बहुत बड़ी चुनौती हैं, बहुत बड़ी चुनौती हैं, और चुनौतियों को हमें ही समझना पड़ेगा और मुकाबला करना पड़ेगा। मैं आजकल 3 बात कहता हूँ लोगों को। नंबर 1, इस देश को जरूरत कांग्रेस की है, मैंने कांग्रेस विचारधारा की है, जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, महात्मा गांधी शहीद हो गई, पहले आपको मालूम ही है। त्याग बलिदान हुए, कुर्बानी हुई तो कांग्रेस के लीडरशिप में हुई है देश के अंदर। 9-9, 10-10 साल तक जेलों बंद रहना किसे कहते हैं? चाहे मोतीलाल नेहरू हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या गांधी जी हो, कोई भी हो बड़े नेता। और इन लोगों ने जो आरएसएस और बीजेपी के हैं, इन्होंने अपनी उंगली भी नहीं कटाई है। आप कल्पना करो, झूठ बोलने की हद होती है। परसों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया, जो 100 साल हुए आरएसएस के, कि हमारे आरएसएस के लोग जेलों में बंद रहे। उनको पूछो, 2 नहीं 1 नाम बता दो, 2 मत बताओ, 1 बता बताइए। मतलब इतने बड़े झूठ बोलना, ये भी हिम्मत का काम है, हिम्मत का काम है। इतना बड़ा झूठ, कितनी बड़ी हिम्मत है प्रधानमंत्री मोदी जी में। हमारे आरएसएस के लोग जेलों में बंद रहे। एक हेडगेवार साहब जो आपके संस्थापक है, वो जरूर गए होंगे जब वो कांग्रेस के अंदर थे, वो परिवार में थे। बाद में सेवा दल बनाए उन्होंने, जब बनाई बीच में बना ली, आरएसएस बनाई, उसमें जो है वो छोड़ के थोड़े दिन के लिए आए जेल के, ऐसा कुछ किया मैंने सुना। वो उसमें कांग्रेस परिवार में थे, पूरी तरह गए नहीं थे वो। उसके अलावा कोई गया क्या आज तक? अरे सेवा दल वाले मुखबरी करते थे, रिकॉर्ड कहाँ यार, आरएसएस वाले आरएसएस वाले मुखबरी करते थे। बताइए आप, मुखबरी क्या? आपको तो कई लोगों को मालूम होगा कि आरएसएस वालों ने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। करो या मरो, 2 और 2.5 वाली बात थी गांधी जी की। साथ अंग्रेजों का दिया है लोगों ने। अंग्रेजों का साथ देने वाले लोग, मुखबरी करने वाले लोग, आप बताइए, आज ठेका ले रखा देश का चलाने का, ध्रुवीकरण कर रहे हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भारतीय जैन, जातियाँ अलग, धर्म अलग, भाषा अलग हो देश के अंदर। ऐसे मुल्क को एक अखंड रखा कांग्रेस ने, अपनी नीतियों से रखा है, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से रखा है, तब एक रहा, अखंड रहा है। खालिस्तान नहीं बनने दिया। इंदिरा गांधी को मालूम था, मैं खुद मंत्री था उनका, मुझे उन्होंने कहा, और वही हुआ बाद में, वही हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। उनको मालूम था कि मेरी हत्या हो सकती है। उड़ीसा में 1 दिन पहले कह दिया उन्होंने कि मैं देश की सेवा कर रही हूं, अगर मेरी जान जाएगी
तो मेरे खून का एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। और एक दिन बात हत्या हुई। आप बताओ, इंदिरा गांधी हत्या हुई, महात्मा गांधी की हत्या कर दी। अब राहुल गांधी कह रहे हैं सीने में गोली मारनी। अभी 5 दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मारेंगे हम। बताइए आप बताइए कितने, कहाँ जा रहा देश, कहाँ जाएगा ये मुल्क, किस दिशा में जाएगा, किसी को नहीं मालूम। सीने में गोली मारेंगे। गांधी को मार दी सीने में गोली। इंदिरा गांधी का सीना 35 गोली छलनी कर दिया। राजीव गांधी के चीते उखाड़ दिए बम के ऊपर, बम ब्लास्ट करके। उनके परिवार का राहुल गांधी जो है उसके बावजूद मुकाबला कर रहा है इन ताकतों का। वो खुद के डरो मत। पूरे देश के कांग्रेसियों को नई ताकत दी है कि भाई कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको, मैं खड़ा हूं आपके साथ। और ये लोग कहते हैं उनके सीने में गोली मारेंगे। आप सोच सकते हो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा, जिन पंडित नेहरू भी थे, सरदार पटेल भी थे, मौलाना आजाद भी थे, और बड़े बड़े नेता थे उसके अंदर, महापुरुष थे। आप बताइए, आज सबको वोट का अधिकार बराबर मिला हुआ है। अगर वोट का अधिकार नहीं मिलता एक एक सबको, तो गरीबों का कौन मान सम्मान करता। हाथ तो पैरों में हाथ लगाते जाके हम, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी का कोई हो, तो भाई आशीर्वाद दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये सम्मान मिला हुआ है। महिलाओं का अधिकार दिया, वोट का अधिकार हिंदुस्तान के अंदर। आपको मालूम, अमेरिका जैसा मुल्क जो बहुत विकसित राष्ट्र, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र है, वहाँ और इंग्लैंड में जो हम जिसके गुलाम थे हिंदुस्तान के अंदर, वहाँ 100 साल से अधिक लगा है वहाँ पर। वो जब आज़ाद हुए थे और जब निर्माण हुआ उनका, तो महिला को वोट का अधिकार नहीं था। 114 साल बाद वोट का अधिकार मिला महिलाओं को वहाँ पर। हिंदुस्तान के अंदर जिस दिन आज़ाद हुआ, संविधान बना, पहले दिन से महिलाओं को वोट का अधिकार हिंदुस्तान में मिला। बताइए, ये सोचती है हमारी। अब इन तमाम बातों को ये नष्ट करना चाहते हैं, लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। क्या बचेगा बाद में? बोलने की आज़ादी रहेगी किसी के पास? सोचने की आज़ादी रहेगी? समानता का अधिकार रहेगा? क्या रहेगा? जुडिशरी का क्या हाल होगा? जुडिशरी रहेगी क्या? कागजों में रहेगी। इलेक्शन कमीशन रहेगा क्या? आज भी क्या स्थिति है उसकी, जो राहुल गांधी ने मुकाबला कर रहे हैं। आज चुनाव आयोग जो है तब बदतमीजी से बात करता है, कोई सोच नहीं सकता। ऐसी भाषा मैंने कभी नहीं देखी। पत्र लिखते खड़गे साहब को क्या लिखते हैं, क्या लैंग्वेज काम होती है, हल्दी लैंग्वेज। मिलने ज़्यादा डेलीगेशन में क्या व्यवहार करते हैं, कोई सोच नहीं सकता। ये तो स्थिति वो बन गई है जो चाइना में और रशिया में है। वहाँ भी चुनाव आयोग है हमारे तरह है। वहाँ 50-60 साल 70 साल देख रहे हो आप, एक पार्टी के शासन है। वो चाहते हिंदुस्तान के अंदर भी चुनाव आयोग तो हो, चाइना की तरह रशिया की तरह एक पार्टी शासन करते जाए, भाई चुनाव का रिकॉर्ड जमा हो। यही सब चीज़ है। राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं, वोट छोड़ की बात कर रहे हैं, गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र का अध्ययन किया उन्होंने, कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया पूरे देश को, बिहार की बात उठाई है। 30-35 लाख वोट कह रहे थे ये बाहर के लोग आए हुए हैं, विदेशी है। वो भी बता नहीं रहा इलेक्शन कमीशन बिहार वालों को कि कौन है 30 लाख 35 लाख वोट जो कह रहे थे बाहर के हैं, विदेशी हैं। इसलिए मैंने कहा ये ध्रुवीकरण की राजनीति जो शुरू हुई है, ये जो नफरत घोल दी है सबके अंदर, और बहुत खतरनाक खेल है ये।
इसको आपको हमको अगर हम नहीं समझे और पब्लिक को नहीं समझा हमने, तो आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ इस देश को नतीजे भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि हम अगुवा हैं, हम पार्टी में काम करने वाले लोग हैं। आम आदमी नहीं कर सकता, मजदूर भी है, गरीब भी है, नौकरी पैसा भी है। आप आए हो राजनीति के अंदर, सेवा दल में आए हो, कांग्रेस कार्यकर्ता जिम्मेदारी है कि लोग लीडरशिप उसके हाथ में है देश की, चाहे विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। ये तो विपक्ष को दुश्मन मानते हैं अपना, इसको नहीं, इसको तुम कहाँ देख रहे हो, तुम कहाँ देख रहे हो, ये बात को है। ये तो दुश्मन मानते हैं अपना, ये विपक्ष को दुश्मन मानते हैं। बताइए आप, अरे लोकतंत्र है, अगर विपक्ष अपनी आवाज नहीं उठाएगा पार्लियामेंट के या असेंबली के अंदर और बाहर, विपक्ष क्या बोलता है, जनता क्या सोचती है महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, या कोई घटना दुर्घटना हो गई, रेप हो गया, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई, उसी आवाज उठाता है जिससे कि सरकार का ध्यान जाए उसकी तरफ और सरकार को सुधार करे। ये तो होता विपक्ष का काम। इन्होंने दुश्मनी पाल ली है, ये विपक्ष जो है दुश्मन हमारा है। वैसे ही व्यवहार करते हैं राहुल गांधी के साथ में, पार्लियामेंट के अंदर ही बोलते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी देखते हैं। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तुम पक्ष किस बात के हो? अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो चाइना की तरह आप हो, रशिया की तरह हो आप, फिर आप क्या हो? दुनिया लोग मानती है हिंदुस्तान में लोकतंत्र सबसे मजबूत है दुनिया के अंदर, उसको आप कमजोर कर रहे हो, मेरा आरोप है। क्या हो रहा देश के अंदर? अब राहुल गांधी ने जो सर्जन प्रोग्राम चलाया नए जिलाध्यक्ष बनाने का, एक अभिनव प्रयोग किया है, बहुत बड़ा प्रयोग है, बहुत अच्छा प्रयोग है। अब आप सबकी राय से जिलाध्यक्ष बनेगा कांग्रेस का। जितने वह नेता एमएलए हैं, एमपी हैं, पूर्व विधायक है, पूर्व एमएलए हैं, पूर्व एमपी हैं, उनकी सबकी राय से बनेगा। मान लो जिलाध्यक्ष है, पूर्व जिलाध्यक्ष है, तो कम से कम जो बनेगा वो कहेगा भाई मुझे सबने बनाने में भागीदारी निभाई है, कम से कम वो सबकी बात तो सुनेगा। बड़ा स्थिति बन गई थी, जिसको डीआरओ मिल गया, अगर मेरे को डीआरओ मिल गया तो मैं बनूंगा जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी, और वो जिला अध्यक्ष जो है मेरे बगैर हुए सांस, खुद की सांस नहीं ले पाता है, खुद की सांस नहीं ले पाता। पूछूंगा मैं भाई नेताजी को जिससे मुझे बनाया है, तो कांग्रेस कैसे चलेगी फिर वहां? ये स्थिति बनी। अब जो है एक क्रांतिकारी फैसला मानता हूं मैं इसको, जिसमें सबकी राय के बाद में राहुल गांधी खुद फैसला करेंगे कि भाई जिला अध्यक्ष के नाम 6 नाम आए हैं, 3 नाम हुए, इसमें ही नाम ठीक रहेगा, कम से कम 90% परमानेंट हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो फिर भी रहता है भाई जी कि जो प्रभावशाली है, काम करता है, उसकी चलती भी है। तो कहने का मतलब ये कि जो बदलाव आ रहा है उसको समझो आप लोग। ट्रेनिंग कैंप का मतलब यही है, जो प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं उसका मतलब यही है कि इसके माध्यम से आप लोग 3 दिन बैठ करके आप चर्चा करेंगे, आपस में खुल के बातचीत करो। हमने सरकार में विभाग बना था एक, उसका नाम था पीस एंड नॉन वायलेंस, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। जब हमने वहाँ गांधी जी का बनाया है म्यूजियम जयपुर में, शानदार, आप लोग जाके देखिएगा उसको। 3 घंटे कम से कम लगेंगे, 2 दिन जाके देखना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कहीं नहीं। राहुल गांधी जी ने खड़गे साहब में उसका क्या उद्घाटन किया था, शानदार बना। विभाग हमने बनाया, सरकारी विभाग बना दिया, और पूरे रास्ता में कैंप लगा दिए हम लोगों ने। अब वो इतने आपका कैडर बैठा जिलों के अंदर। आप सेवा दल के साथियों में कहना चाहूँगा, आप भी उन्हें संपर्क करें, वो बहुत चाहते हैं हमारा कैंप वापस हो और हमसे बातचीत को करे। हम लोग की सीमा है, 2-4 जगह मैंने कैंप बातचीत करी भी है, मीटिंग करी है, और बनाना चाहते हैं उसको हम लोग। आप क्या करें, आप कैडर के लोग हैं, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा।
हम चाहेंगे कि जो ट्रेनिंग हुई है सरकार के वक्त में, गांधी जी के नाम के जो लोग होंगे गांधी को मानने वाले, वो इन कैंपों में गए होंगे, क्योंकि उनका नाम ही है शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ। ये तो हिंसा विंसा करने वाले लोग हैं। परसों एनएसयू के कार्यक्रम में पीटा है जो जयपुर के अंदर, आरएसएस के जो वो लेके चलते हैं डंडे हाथ में, पुलिस के देखने में पीटा गया। पुलिस दबाव में आरएसएस की, मैंने कहा है, पुलिस ने खुद ने गाड़ियाँ तोड़ी है एनएसयू वालों की। वो वीडियो मैंने जारी किया मेरे खुद के एक्स पे। आप सोच सकते हो ये हालात बन गए हैं। अगर मुकाबला नहीं किया तो कल हिम्मत होगी इनको, कांग्रेस वालों को, यूथ कांग्रेस वालों को पीटने की। ये गुंडागर्दी हो रही है, हिंसा हो रही है। कांग्रेस का लोगों का विश्वास कभी नहीं रहा हिंसा के अंदर। ये बदले की भावना पालते, हम नहीं पालते हैं। हम सत्ता में आते हैं तो कभी नहीं थे आरएसएस का, बीजेपी का तंग करो, बेमतलब अन्याय करो, अत्याचार करो। ये ऐसे लोग हैं, सत्ता में आते ही देंगे। पड़ोसी में कौन रहता है? कांग्रेस का परिवार रहता है। कोई बेटा पोता नौकरी कर रहा होगा तो कुछ स्टाम्प पहुँचा दो, बाहर फेंक दो उसको। इनके तो सोच में यही बात है, बदले की भावना, हिंसा, ध्रुवीकरण। बताइए आप, तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, उसमें जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा किसकी है? कांग्रेस की है। इसलिए मैंने कहा आपको, समझिए बेरोजगारी की बहुत भयंकर है, महंगाई की है, उस पर इश्यू बनना चाहिए। मोदी जी क्या करते हैं आपको मालूम है? कोई नया मुद्दा लेके आ जाते हैं जान डाइवर्ट करने के लिए। राहुल गांधी पर आरोप लगाएंगे, विदेश में क्या बोलते राहुल गांधी? उनको पूछे, राहुल गांधी विदेश में कोई बोलते हैं जो देश में बोलते हैं। पार्लियामेंट के अंदर या बाहर बोले होंगे, वही राहुल गांधी बोले होंगे अमेरिका में, इंग्लैंड में कहीं जाते हैं तो भी गए अमेरिका के, साउथ अफ्रीका के अंदर। वही बोलते हैं या बोलते हैं, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, बातें कोई छिपती थोड़ी है। कोई बोला अपन यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कोई चाहे अमेरिका में तो देख सकता है कि आप कौन कहाँ बैठा हुआ है, कौन क्या बोल रहा है। ये तो राजीव गांधी का सपना था जो 21वीं सेंचुरी का, वो आया है, वो सामने है। कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, इंटरनेट आ गए। लोग सोचते नहीं थे उस वक्त में, राहुल गांधी राजीव गांधी के जमाने में, जब हम लोग उनके हाथ मंत्री थे। आज सब कुछ आया है देश के अंदर भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है दिमाग में रखें किस प्रकार इस ध्रुवीकरण का मुकाबला करना है। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, 2 सेंटेंस से बात करती है। अब आपके हमारे ऊपर है कि राहुल गांधी के एजेंडा को हम गांव तक, गरीब तक कैसे पहुंचाएं, कैसे पहुंचाएं। ये जो है, अब ये हमारे हाथ में है। अकेले राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते। हजार लाखों कार्यकर्ता मिलकर के जब उतरेंगे मैदान में, जाएंगे, घर घर जाएंगे, समझाएंगे। कल प्रोग्राम दिया आरएसएस ने, वो क्या करें, एक घर में जाओ, 15 मिनट तक उन्हें समझाओ। देख पढ़ा होगा आप लोगों ने, धन बल इतना इकट्ठा हो गया उनके पास में, बिल्डिंगें बन रही बड़ी बड़ी हिंदुस्तान भर में। उनके कोई 800 जगह तो ऑफिस बन गए, और 5 स्टार कल्चर के बन रहे हैं दिल्ली के अंदर भी। आरएसएस के अलग बन रहे हैं, आरएसएस के संगठन बने हुए अंशुमान जी कहलाते होंगे, वो उनके अलग भवन बन रहे हैं। चुनाव में धन बल का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग चुनाव जीतने के लिए। वोटर लिस्ट में गड़बड़ करते हैं लोग। आगे चुनाव लड़ना भी आपको है तो आपको अभी तैयारी करनी पड़ेगी। आगे चुनाव कोई मामूली नहीं होने वाले हैं, घमासान होने वाला है। ये इतना धन बल के आधार इतने मजबूत हो गए हैं, पैसा फेंकते तो खरीद लेते लोगों को। आपको कैंडिडेट लोगों को तैयार करना पड़ेगा जिसपे आपको विश्वास हो, जो बूथ के अंदर बैठे, बाहर बैठे,
कैंपेन करा जाके गांव गांव में, वो सब आपको करना पड़ेगा। पता नहीं लगेगा आपको ये क्या हो गया, परिणाम कैसे आगे उठे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप जो है दिमाग में रखें और मजबूती के साथ में आप लोग कैसे कांग्रेस के लिए हम लोग मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को भी। मैंने कहा आपको 3 बातें हैं। एक तो कांग्रेस को देश की जरूरत है, मैंने कहा आपको विचारधारा कांग्रेस की है, देश की है, संविधान की मूल भावना है। प्रियम्बल जो संविधान का है अपने घरों में लगवा लो फ्रेम करके, मैंने लगवा रखा है। कोई आए वो आपके परिवार के बच्चे ही पढ़े उसको, बचपन से मालूम पड़ेगा अम्बेडकर के संविधान की मूल भावना क्या है, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए समानता का अधिकार है, वो क्या है, वो समझ में आए उसको, और लगवाओ लोगों को जाकर के। और दूसरा, अगर कांग्रेस की जरूरत है देश को, तो कांग्रेस मजबूत करना आवश्यक है। मजबूत होगी तो आप लड़ पाओगे, और मजबूत करने के लिए जरूरी है तमाम कांग्रेस जन अपने मतभेद भूल करके एकजुट हो और आगे बढ़े। ये भावना सब में होनी चाहिए। कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन में है, कोई झगड़े की जिले में है स्टेट लेवल पर, तो मैं किसके यहाँ जाऊँ, किससे क्या बात करूँ, वो सब तमाम कंफ्यूजन चलता रहता है कार्यकर्ताओं के दिमाग में। तो कार्यकर्ता भी दिल से काम नहीं कर पाता बेचारा। कि मैं कहीं जाऊँगा तो कहे तुम उस गुट का है, वो क्या तुम उस गुट का है, उस चक्कर के अंदर काम नहीं हो पाता है। वो वक्त नहीं है अभी आप 44 पे आए हुए हो पार्लियामेंट के अंदर, 44 54 पे आए, 54 जब आए 99 पे आए हो राहुल गांधी के हिम्मत से। कहाँ हो आप? 414 हमारे थे MP, राजीव गांधी के वक्त में 414 MP थे 542 में से, 572 में से। बताइए आप, 542 में थे, मैं ही पार्लियामेंट में था। कहाँ तो 414 और कहाँ 44, 54 और 99। तो आपको चाहिए कि अगर हम चाहें तो नई पीढ़ी, आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी कांग्रेस को संभाल दी जाएगी तो देश बचेगा, एक रहेगा, अखंड रहेगा। जज्बा रहेगा हर कार्यकर्ता में हमारे कि मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी देना पड़े मैं दूंगा, पर मैं देश को एक रखूंगा, अखंड रखने के लिए काम करूंगा। जो हमारे बाप दादाओं ने फ्रीडम मूवमेंट लड़ी थी, अंग्रेजों से भगा दिया उनको, जेलों में गए, लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, फांसी के फंदे में चले भगे थे जैसे लोग, वही काम मुझे करना है। ये जज्बा आगे जाके पैदा होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, तब जाकर के आप कांग्रेस का जो है मजबूती देंगे, कांग्रेस देश को बचाएगा। इनके हाथों में रह गया देश। रशिया हमारा मुल्क मित्र था, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। मैं ही बचपन में गया था वहाँ बॉर्डर पर, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए थे बंगाल के बॉर्डर पर। हम लोग बच्चे थे तो गए वहाँ शरणार्थी शिविरों में काम करने के लिए। वो माहौल आज ही मुझे याद है। उस वक्त में जो है क्या माहौल था, अलग माहौल था। और आज ये क्या कहते हैं, कभी नाम लेते हैं इंदिरा गांधी के लोग, कभी नाम लेते हैं पंडित नेहरू का, उनका क्या योगदान था देश के लिए। ये तो पूरी विरासत को खत्म करना चाहते हैं। इस देश की विरासत जो है कांग्रेस की, फ्रीडम मूवमेंट की, समाप्त करो उसको। नया भवन बना दे पार्लियामेंट का, कोई जरूरत नहीं थी उसकी, कोई जरूरत नहीं थी। पूरा आप रिश्ता बना रहे हो, पूरा सब ऑफिसेज, PM हाउस, उपराष्ट्रपति का भवन बना दिया। उपराष्ट्रपति का भवन तो उपराष्ट्रपति के लिए मनुष्य साबित हुआ है। देखिए हमारे राजस्थान के उपराष्ट्रपति किसान नेता, उनके लिए वो भवन मनुष्य साबित हुआ है। पहले वाले भवन थे वो आराम से थे, 5 साल निकालते वहां पर। वो पता नहीं ये नया भवन बना है तो मेरे ख्याल से साल भर ही नहीं रहे होंगे। कितने रहे हो? साल में हो गया। अब मुश्किल से साल भर रहे, बताओ।
5 साल उनको पूरे करना चाहिए थे उनको। पता नहीं क्यों बना रहे नए नए भवन, कुछ झूठ नहीं उसकी बना रहे हैं, क्योंकि खत्म कर दो पहले क्या थे, पार्लियामेंट कैसा था, कौन कहाँ रहता था, सब खत्म करो। बाकी तो नाम बदल रहे हैं रोड्स के, तो यहाँ सरकार के हमारे सब नाम स्कीमों को बदल रहे हैं। अरे मैं कहा भजनलाल जी, पंडित भजनलाल, भजनलाल जी मैं कहता हूँ उनको, पंडित भजनलाल। तो मैं कहा भजनलाल जी, वो ठेला जो था बेचारा, बाकी तो कई स्कीमें मैंने बंद कर दी, दवाई बंद कर दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया, वो ठेला गरीब का था, वो बंद क्यों किया आपने? वो फोटो मेरी लगी हुई थी, तो मेरी फोटो हटा करके पंडित भजनलाल की फोटो लग जाती वहां पर, स्कीम चलती रहती वहां पर। अब मैं जहाँ जाता हूँ लोग कह रहे हैं वो हमें खाली ठेला पकड़ा रहे हैं आजकल। अभी उन्होंने क्या किया, चुनाव में हमारी स्कीम को बंद कर दिया, प्रधानमंत्री फोटो लगा के खाली ठेले बांध लें। तो मैंने कहा स्कीम बंद क्यों किया आपने? स्कीम चालू रखते, फोटो बदल देते आप। कि तो लंबी बातें कह दी मैं, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कृपा करके आप सेवादल के लोगों को, और मुझे खुशी है कि आज आप इतनी बड़ी तादाद में शेखावत साहब ने आपको याद किया, आपने आए और बहुत कामयाब का शिविर हो, अच्छे डिस्कशन हो आप में। और एक बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ, जो आप में फैकल्टी बनने लायक लोग हो, जो लेक्चर दे सकते हो आगे आगे, उनकी अलग लिस्ट बनवाओ शेखावत साहब के पास में, तो और कैंप करें मान लो अपन, उसमें कम से कम आपका उपयोग उस ढंग से हो सके। मैं चाहूँगा बड़े रूप में सेवादल का काम राजस्थान में आगे बढ़े। आज भी राजस्थान सेवादल का नाम पूरे देश के नंबर 1 पर है, पूरा देश जानता है। यहाँ सूखा बनाम सेवादल भी चला है, PM फॉलो प्रोग्राम भी चला है, सोनिया गांधी जी कैंप में रही भी है, सबको मालूम है देश भर के लोगों को राजस्थान के सेवादल की अलग पहचान है। आपको हम सबको गर्व होना चाहिए इस बात का। अब बात अंत में मैं कहना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा एक पंचायत एक बंदा बनाने की बात है, मैं करीब 15-20 साल से कह रहा हूँ। अब मैं फिर कहना चाहूँगा, अब भी समय है, अब चुनौती है हमारे सामने, इस चुनौती के अंदर आप लोग कृपा करके, मैंने तो कहा था एक गांव में एक, जिसको मैंने कहा होगा सब बहुत मामूली गांव में कर दूंगा, नहीं किया। मैं अब कह रहा हूँ आपको चैलेंज दे रहा हूँ। उस वक्त मैंने कहा भाई एक पंचायत में, ब्लॉक में, पंचायत समिति में आप जो पूरा कर देंगे गांव का, एक गांव में एक कार्यकर्ता सिर्फ, उनको हम इमदाद देंगे 1 लाख रुपए की उस सेवादल के इकाई को। ये मैंने कहा था, पर अब मैं फिर कह रहा हूँ एक गांव में एक, लगता ऐसा है एक गांव में, तो आसान काम है। मैं बोल रहा हूँ आप यहाँ बैठे हो, उनमें कई लोगों को लग रहा होगा बहुत आसान काम है। ये आसान काम जो मानता है वही पूरा कर दे जहाँ क्षेत्र में रहता है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम आप करोगे, क्योंकि इसलिए जाना पड़ता है गाँव के अंदर, सेवादल के साथ बात करनी पड़ती है। सेवादल नहीं है कि गांव में, वहाँ सेवादल को बनाना पड़ता है। तो शेखावत साहब, आपको चैलेंज है कि आप जो है एक गांव में एक करवा दीजिए। पहले पंचायत तो बात करना, पंचायत में करवा देता है, और फिर पंचायत से आप गांव में आ जाओ, गांव में एक आदमी को करो तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। यही बात करता हुआ आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।